देखिए कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग ईवीएस का क्लास करने वाले हैं, जैसा कि सभी साथी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग का ईवीएस के ऊपर क्लास नंबर 5 है। तो सभी साथी आज के क्लास में दोस्तों अंतिम तक बने रहिए, क्योंकि आज हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ईवीएस का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो सभी साथी इस क्लास को मिस मत करिए और अंतिम तक बने रहिए। और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आइए हम लोग बिना समय गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे साथी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। किसी पर्यटन के द्वारा नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से पोतते हैं। इन घरों की छतें कंटीली झाड़ियों से बनाई गई है। यहाँ के क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। यह क्षेत्र कहाँ होना चाहिए, बताइए मेरे साथ। इस तरीके का क्षेत्र कहाँ होना चाहिए और इस तरीके का घर कहाँ बनता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है हरियाणा, बी में है छत्तीसगढ़, सी में है गुजरात और डी में है राजस्थान। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। इसमें बोला है एक अध्यापिका ने ऊर्जा हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया। क्या किया मेरे साथी, एक अध्यापिका ने ऊर्जा हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया। अब किस प्रकार का चित्र है, तो देखिए पहले स्तर पर है घास, फिर है दुर्मुट या भृंग, फिर है मेढक, फिर है सांप और फिर है पांच। अब कह रहा है यदि चौथे पोषण स्तर पर ऊर्जा 7 किलो जूल है तो उत्पादन स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी। बताइए मेरे साथी कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए में है 70,000 किलो जूल, बी में है 60,000 किलो जूल, सी में है 700 किलो जूल और डी में है 70 किलो जूल। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो ये ऊर्जा हस्तांतरण का जो नियम है हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए साथी, तो यहाँ घास है, ये घास क्या है, हमारा ऊर्जा के उत्पादन का प्रथम स्तर है। तो देखिए प्रथम स्तर पर अगर हम लोग मान लेते हैं कि 10,000 किलो जूल है, घास का कितना ऊर्जा है, तो मेरे साथ ही घास का ही वर्तमान जो ऊर्जा है वो 10,000 किलो जूल हम लोग मान लिए। तो जो वर्तमान स्तर है ना, उस वर्तमान स्तर से जो उसके अगले स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो वर्तमान स्तर का 10% प्रवाह होता है। तो मान लीजिए कि अभी 10,000 किलो जूल है, तो अगले स्तर पर जब ऊर्जा का प्रवाह होगा 10,000 का कितना होगा, तो 10,000 का 10% होगा। तो 10,000 का 10% कितना होगा मेरे साथी, 10,000 का 10% होगा 1,000। तो 1,000 किलो जूल क्या हो जाएगा, दुर्मुट या भृंग का ऊर्जा हो जाएगा। अब दुर्मुट या भृंग का ऊर्जा 1,000 किलो जूल हो गया। अब इसके अगले स्तर पर जब ऊर्जा का प्रवाह होगा तो कितना होगा, फिर 1,000 का 10% होगा। तो 1,000 का 10% फिर कितना होगा मेरे साथी, तो हो जाएगा 100 किलो जूल। तो मेढक का वर्तमान ऊर्जा स्तर कितना हो गया, 100 किलो जूल हो गया। कितना हो गया, 100 किलो जूल। अब ये अगले स्तर पर प्रवाह करेगा तो फिर कितना करेगा, तो 100 का 10%, तो 100 का 10% कितना होगा, तो हो जाएगा हमारा 10 किलो जूल। तो सांप का कितना आ गया, सांप का आ गया हमारा 10 किलो जूल। अब फिर सांप अपना अगले स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह करेगा तो फिर कितना करेगा, तो 10 का 10%। तो मेरे साथी 10 का 10% कितना होगा, तो हो जाएगा 1 किलो जूल। क्या हो जाएगा, 1 किलो जूल। अब बताइए सभी को ऊर्जा का हस्तांतरण समझ में आ गया। तो इस तरीके के ऊर्जा के जो हस्तांतरण का नियम है इसको हम लोग बोलते हैं लिंडमान का 10% का नियम। क्या बोलते हैं, लिंडमान का 10% का नियम। ठीक है मेरे साथी, 10% का नियम। अब तो हम लोग इस चीज को समझ गए कि कैसे ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। अब चलना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है यदि चौथे पोषण स्तर पर ऊर्जा 7 किलो जूल है, तो चौथे पोषण स्तर को इसमें कौन सा है, तो देखिए चौथे पोषण स्तर इस फिगर में सांप है। क्या है, सांप। तो सांप का कितना है, 7 किलो जूल। तो अब बताइए कि अब हमको बताना है तो उत्पादन स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी, तो हमारे पहले स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी। तो सभी साथी अब इसको निकाल लीजिए। तो मान लीजिए मेरे साथी कि चौथे स्तर पर 7 किलो जूल है, तो 7 किलो जूल कितना का 10% है, तो मेरे साथी 70 का 10% कितना होगा, 7 होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 70 किलो जूल। ठीक है, तभी तो ये 7 किलो जूल था चौथे स्तर पर। अब देखिए जब मेढक का 70 किलो जूल हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फिर 70 जो है ये कितना का 10% है, तो ये हो जाएगा मेरे साथी 700 का 10%। तो देखिए
दुर्मुट या भ्रिंग का कितना हो जाएगा 700 किलो जूल। तो 700 किलो जूल का 10% कितना निकलेगा 70 किलो जूल। अब बताइए जो ये 700 किलो जूल आया है ये कितना का 10% है, तो ये हो जाएगा मेरे साथी 7000 किलो जूल का। तो देखिए घात क्या हो जाएगा हमारा 7000 किलो जूल। तो 7000 किलो जूल का कितना होगा 7000 किलो जूल का 10% कितना होगा मेरे साथी, तो होगा 700 किलो जूल। तो देख लीजिए अब ये 10% के अनुसार प्रवाह हो रहा है, ऊर्जा का हस्तांतरण हो रहा है। तो अब बताइए जो हमारा ऊर्जा का प्रथम स्तर है उसका कितना होगा, तो 7000 किलो जूल। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है 7000 किलो जूल, सब लोग सही टिक लगा दीजिए। हमसे पूछा था उत्पादन स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी, तो 7000 किलो जूल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को समझने में थोड़ा सा जरा सा कहीं कोई दिक्कत तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला है। इसमें बोला है धारणीय विकास लक्ष्य एसडीजी उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्य भावी है। निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है। अब बताइए मेरे साथी धारणीय विकास लक्ष्य का जो लक्ष्य 5 है वह किस चीज पर केंद्रित है उनको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता पर, बी में है लिंग समानता पर, सी में है उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण पर, डी में है उत्तम शिक्षा पर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथ ही इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा लिंग समानता पर। लक्ष्य 5 पर जो केंद्रित है, लक्ष्य 5 पर जो केंद्रित है मेरे साथी एसडीजी के अनुसार वो है लिंग समानता पर। क्या हो जाएगा लिंग समानता। तो लक्ष्य 5 क्या है लिंग समानता है, ठीक है। और स्वच्छ जल एवं स्वच्छता पर जो है ये लक्ष्य आपका 6 पर केंद्रित है। किस पर है लक्ष्य, लक्ष्य 6 पर है। फिर उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण पर ये आपका हो जाएगा लक्ष्य 3 पर। क्या हो जाएगा लक्ष्य 3 पर है ये। फिर ये उत्तम शिक्षा पर है, ये क्या हो जाएगा लक्ष्य 4 पर हो जाएगा ये, है? अब एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है जरा सा हम लोग इस पर भी ध्यान दे लेते हैं, गौर दे लेते हैं, ताकि अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए तो हम लोग सही सही टिक लगा सके। तो देखिए एसडीजी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसडीजी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हम लोग आइए यहाँ मेंशन कर देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है मेरे साथी। बताइए कोई भी साथी को समझने में कोई दिक्कत, तो अगर पूछ दिया जाए अगर धारणीय विकास लक्ष्य के जो लक्ष्य हैं वो कौन कौन होते हैं, तो मेरे साथी इसके 17 लक्ष्य होते हैं। तो सभी साथी इसके 17 लक्ष्य को ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और हमारे जो ऑप्शन में यहाँ लक्ष्य दिए गए थे वो लक्ष्य 6 है, लक्ष्य 5 है, लक्ष्य 3 और लक्ष्य 4 है। और हमसे पूछा गया कि लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है, तो वह है लिंग समानता पर, ठीक है। बताइए कोई भी साथी को समझने में कोई दिक्कत जरा सा थोड़ा सा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। आइए इसमें देखिए क्या बोला है। जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित है। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइए मेरे साथी सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और अवक्षेपण। बी में है संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और अवक्षेपण। सी में है अवक्षेपण, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और संघनन। डी में है वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और अवक्षेपण। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सही विकल्प का चयन करना है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और अवक्षेपण। बताइए कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया। एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया तथा उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तने का कार्य है। अब बताइए मेरे साथी कौन सा खोखले तने का कार्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करना, बी में है पौधों को सहारा देना, सी में है पौधों को तालाब के तल में जमाना और डी में है पानी को सोखना। बताइए इसका क्या कार्य है। तो हमको बताना है कि कौन सा खोखले तने का कार्य है। तो खोखले तने का कार्य होता है पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग क्वेश्चन नंबर
सिक्स देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोला है। इसमें बोला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। बताइए उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है असम में, बी में है राजस्थान में, सी में है गुजरात में और डी में है मध्य प्रदेश में। बताइए मेरे साथी कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं वो असम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में कैसे क्षेत्र होते हैं और कैसे वन पाए जाते हैं, तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है। फिर गुजरात में क्या है मेरे साथ, तो गुजरात में होता है शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र। क्या होगा, शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र। अब क्या है, मध्य प्रदेश में कैसे वन पाए जाते हैं, तो इसमें मुख्यतः आपको पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब पर्णपाती वन क्या होता है मेरे साथी, तो हम लोग उसको बोलते हैं पतझड़ी। पतझड़ी क्या है, जैसे बांस का पौधा। तो ये सब क्या है मेरे साथी, ये सब पर्णपाती वन होते हैं। तो क्या होगा, मुख्यतः पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं पतझड़ी। क्या बोलते हैं, पतझड़ी, झड़ी वन। बताइए कोई भी छात्र को समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो पतझड़ी वन को हम लोग बोलते हैं, जैसे बांस का पौधा क्या हो गया, तो ये घास का प्रजाति है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पतझड़ी वन। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन पाए जाते हैं वो असम में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन में चलते हैं। कक्षा सेवन में पाठ भोजन साथ करना में बोरा एक सामान्य किस्म है। बताइए मेरे साथी, बोरा किस चीज का किस्म है। तो ऑप्शन नंबर ए में है गेहूं की, बी में है फसल की, सी में है सब्जी की और डी में है धान की। किसका किस्म होगा, तो बोरा जो है वो एक धान की किस्म है। क्या है, धान की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ में चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है। नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या है। बताइए पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या कितनी होती है। तो वो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 36, बी में 24, सी में 16 और डी में 8। बताइए मेरे साथी कितना होगा। तो पूरे जो निर्देश की संख्या है वो 36 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए। एक पोषणज स्तर से दूसरे तक हस्तांतरण के लिए 10% ऊर्जा डैश के रूप में उपलब्ध है। बताइए मेरे साथी किस रूप में उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए में है सौर, बी में है प्रकाशीय, सी में है रासायनिक और डी में है यांत्रिक। किस रूप में उपलब्ध है, तो मेरे साथी ये रासायनिक रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और जो देख रहे हैं, ये पोषण स्तर से दूसरे स्तर तक जो हस्तांतरण के 10% ऊर्जा जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो ये हम लोग यहाँ पे नियम लगा रहे हैं, ये किसका नियम है, तो ये लिंडमान का 10% का ऊर्जा हस्तांतरण का नियम है। किसका है, लिंडमान का 10% का ऊर्जा हस्तांतरण नियम। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। बताइए मेरे साथी, सबसे आसान क्वेश्चन है। इसका सभी साथी का जवाब एकदम सही सही आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है 5 जून, बी में है 22 मार्च, सी में है 22 अप्रैल और डी में है 22 जून। क्या हो जाएगा, तो देखिए विश्व जल दिवस हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है। जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उप समुच्चय है, जिसके अंतर्गत पौधे की फसल सामान्यतः बिना निम्न की होती है। बताइए अब बिना किस चीज की होती है, हमको बताना है। बिना निम्न की होती है मतलब इन चारों में से किसके बिना होती है, हमको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मिट्टी या मृदा, बी में है जल, सी में है पोषण तत्व और डी में है सूरज के प्रकाश। बताइए मेरे साथी, देखिए ये बिना मिट्टी या मृदा की होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे कहते हैं। बताइए अब जिस उपकरण के द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उस उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है हाइग्रोमीटर, बी में है हाइड्रोमीटर, सी में है रेन गेज और डी में है बैरोमीटर। बताइए सभी साथ इस क्वेश्चन का जवाब सही सही कमेंट बॉक्स में लिखिए।
भाई सबसे पहले हम लोग सभी ऑप्शन को बारी बारी से समझ लेते हैं कि कौन से उपकरण का क्या काम है। तो देखिए जो यहाँ पे देख रहे हैं ये हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से हम लोग घनत्व मापने में यूज करते हैं। किस क्या करते हैं मेरे साथी? डेंसिटी का मेजरमेंट करने में, घनत्व मापने, घनत्व मापने के लिए हम लोग हाई हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। फिर है हमारा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या है मेरे साथी? तो हाइड्रोमीटर हम लोग आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग करते हैं या यूज करते हैं, आर्द्रता मापने। आर्द्रता मापने के लिए क्या हो जाएगा हमारा? हाइड्रोमीटर हो जाएगा। फिर है हमारा रेन गेज। अब रेन गेज क्या है? ये वर्षा को मापने के लिए। क्या है मेरे साथी? वर्षा मापने के लिए, वर्षा मापने के लिए क्या हो जाएगा हमारा? रेन गेज हो जाएगा। फिर बैरोमीटर क्या होता है बताइए, सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये है हमारा वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। क्या है? वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? तो वर्षा मापने के लिए हमारे पास आया रेन गेज, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में, इसमें देखिए क्या बोला है। पाठ रक्षा अधिकारी वाहिदा में भारतीय नौसेना में चिकित्सक वाहिदा संबंधित है। बताइए मेरे साथी, वाहिदा किससे संबंधित है? तो मतलब वाहिदा किस स्थान से संबंधित है, हमको ये बताना है, क्योंकि ऑप्शन में क्या है? सब जगह का नाम है। ऑप्शन नंबर ए में लद्दाख से, बी में हैदराबाद से, सी में जम्मू और कश्मीर से, और डी में हिमाचल प्रदेश से। वाहिदा कौन है मेरे साथी? तो वाहिदा क्या है? भारतीय नौसेना में चिकित्सक है। तो चिकित्सक है, तो इनका पूरा नाम क्या है? तो जरा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो इनका पूरा नाम है, क्या होगा बताइए? तो इनका पूरा नाम हो जाएगा लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। क्या है? लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। और ये बहुत ही गिनी चुनी महिलाओं में से शामिल है वहां, मतलब बहुत कम महिला है वहां पे जिसमें ये भी शामिल है। तो ये कहाँ से ताल्लुक रखती है, ये कहाँ की है? तो ये है मेरे साथ ही जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। कोई पर्यटन किसी देश के विषय में अपने प्रेक्षणों का इस प्रकार वर्णन करता है। अब किस प्रकार वर्णन करता है आइए देखते हैं। इसमें बोला है इस देश में पानी बहुमूल्य है, मतलब यहाँ पे पानी बहुत कीमती है। ठीक है, यहाँ न तो वर्षा होती है, यहाँ न तो वर्षा होती है, और न ही नदियां हैं, और झील और तालाब ही है। मतलब न ही यहाँ नदी है, न झील है, और न ही तालाब है। यहाँ जमीन के नीचे भी पानी नहीं है, यहाँ जमीन के नीचे भी पानी नहीं है। यहाँ की रेतीली जमीन के नीचे तेल ही तेल है, यहाँ की रेतीली जमीन के नीचे सिर्फ तेल ही तेल है। इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वास्तव में पेट्रोल पानी से सस्ता है। तो मेरे साथी, जहां जमीन के नीचे पेट्रोल मिलेगा तो वो वहां पानी से सस्ता ही होगा, क्योंकि पानी तो वहां है नहीं। तो हमको बताना है इस देश का नाम है, अब इस देश का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अफगानिस्तान, बी में है अबू धाबी, सी में है यूक्रेन, और डी में है उज्बेकिस्तान। बताइए उस जगह का क्या नाम होगा? तुमको बताना है इस देश का क्या नाम है। तो देखिए इस देश का नाम होगा यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। क्या होगा? यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। और यहाँ जो दिया है अबू धाबी, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अबू धाबी क्या है? तो यूएई का राजधानी है। क्या है मेरे साथी? यूएई का कैपिटल है। इसका सही जवाब अबू धाबी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। भारत में गांवों की जनसंख्या, बताइए भारत में गांवों की जनसंख्या क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है पिछले दशक में घट गई है, बी में है पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी हुई है, सी में है लुप्त होने की कगार तक घट गई है, डी में है लगभग अस्थायी है किंतु अभी भी घट रही है। तो मेरे साथी ऐसा कुछ नहीं है, लगभग अस्थायी है किंतु अभी भी घट रही है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लुप्त होने के कगार पर घट गई है, ऐसा भी अभी नहीं है। पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी हुई है, ये बात सही है। भारत में गांवों की जनसंख्या पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी हुई है, ये बात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सत्य है। पिछले दशक में घट गई है, ये भी नहीं है। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 16 सभी साथी ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें बोला है तीसरी कक्षा में विभिन्न प्रकार की पत्तियां पर चर्चा करने के लिए हरप्रीत विद्यार्थियों से पत्तियां लाने को कहती है। हरप्रीत द्वारा विद्यार्थियों को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए? बताइए, हरप्रीत द्वारा विद्यार्थियों को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है पौधों से पत्तियां तोड़ कर लाना, बी में है पौधों से गिरी हुई पत्तियां लाए,
सी में पौधों की पत्तियों का चित्र बनाकर लाए, डी में कागज पर पत्तियां काट कर लाए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी, कागज पर पत्तियां काट कर लाए ऐसा भी नहीं करना है, पौधों की पत्तियों का चित्र बनाकर लाए ये भी ऐसा भी कार्य नहीं कराना है, ऐसा भी निर्देश नहीं देना है हरप्रीत को अपने विद्यार्थियों को। पौधे से पत्तियां तोड़ कर लाए ऐसा भी नहीं करना है, क्या करवाना है? पौधे से गिरी हुई पत्तियां लाए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब है और इसका एकदम सटीक जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5वीं में साजिया एक मोमबत्ती जलाती है और उस पर गिलास ढक देती है। मोमबत्ती बुझ जाती है। वो अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि मोमबत्ती क्यों बुझ गई। सुजाता जवाब देती है कि बंद जगह में वायु की अनुपस्थिति में दम घुटने से मोमबत्ती बुझ गई। जैसे बंद कमरे में हमारा दम घुटता है, साजिया को क्या करना चाहिए? बताइए मेरे साथी, साजिया की क्या प्रतिक्रिया होगी? साजिया को क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में, ऐसे बच्चों के कथन में? तो देखिए ए में बोला है उसे बताए कि मोमबत्ती जीवित नहीं है और इसलिए उसका दम नहीं घुट सकता। ऐसा बात नहीं करना है मेरे साथी। बी में अन्य विद्यार्थियों से इस संभावना पर उसकी प्रतिक्रिया पूछे। ये बात सही है मेरे साथी। सी में क्या है? विद्यार्थियों से पूछे कि हमें जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है जिससे हमारा दम नहीं घुटे। तो ये भी नहीं चलेगा। देखिए अगर मान लीजिए कि बच्चों को वहां पे हमको ऑक्सीजन की उपस्थिति का अनुभव कराना है, तो हमको यहाँ कह रहा है कि विद्यार्थियों से पूछे कि हमें जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है जिससे हमारा दम नहीं घुटे। लेकिन यहाँ तो बात चल रहा है मोमबत्ती के बुझने की। मोमबत्ती आखिर बुझ क्यों गया? तो हमको तो बच्चा को अनुभव कराना है कि यहाँ ऑक्सीजन के अनुपस्थिति के कारण मोमबत्ती बुझ गया है। तो इनकी क्या होगा? यहाँ गलत हो जाएगा। डी में एक विद्युत बल्ब जलाकर उसके ऊपर गिलास रखकर देखे कि क्या होता है। तो यहाँ भी बच्चा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या उपस्थिति को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बल्ब पे गिलास रख दीजिए या कुछ चीज से भी ढक दीजिए, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पीवी का ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अन्य विद्यार्थियों से इस संभावना पर इनकी प्रतिक्रिया पूछे, ताकि सभी बच्चों का क्या मत है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का जो मत होगा वो इस ऑक्सीजन के, चाहे इस जो क्रियाकलाप हो रहा है इसके मतलब बहुत करीब तक जवाब जानता हो, समझता हो और उसके बहुत सारे इर्द गिर्द जवाब दे। तो इससे क्या होगा? बच्चा चीजों को स्वयं से सीखेगा और स्वयं से समझ जाएगा और अपने ज्ञान का विकास वो कर पाएगा। इसलिए क्या करना है? अन्य विद्यार्थियों से इस संभावना पर उनकी प्रतिक्रिया पूछे। सबसे जब पूछेंगे तो बच्चा सभी की बातों को सुनेगा और अपना बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएगा। और उसके बाद जहां भी आपको लगे स्कैफोल्डिंग देने के लिए पाया ढांचा, वहां पे आप इसको स्कैफोल्डिंग और या पाया ढांचा प्रदान करें। समझे? ये सबसे अच्छा तरीका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आएगी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए। बताइए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण को किस चीज पर केंद्रित होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए में है पर्यावरण अध्ययन की परिभाषाओं तथा प्रत्ययों को याद करने पर, बी में है पर्यावरण अध्ययन के आकलन परीक्षणों में सफलता प्राप्त करने पर, सी में छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने पर, डी में विद्यार्थियों के अवलोकनात्मक एवं सृजनात्मक कौशलों के विकास करने पर। बताइए तो मेरे साथी, जहां भी आपको दिख जाए ना परिभाषाओं तथा प्रत्ययों को रटने पर क्या करना है? सीधे काटना है। मतलब परिभाषा तथा प्रत्ययों को जहां मेमोराइज की बात कर जाए तो ये याद क्या है? ये सब ये निगेटिव टैग वर्ड है, निगेटिव टैग वर्ड है। तो ऐसे ऐसे जहां भी शब्द मिले सीधे काटना है। बी में पर्यावरण अध्ययन के आकलन परीक्षणों में सफलता प्राप्त करने पर, आकलन परीक्षणों में सफलता प्राप्त करने पर नहीं मेरे साथी, क्या होगा? ये भी ऑप्शन कट जाएगा। छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने पर, देखिए छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए ये पर्यावरण अध्ययन शिक्षण केंद्रित यहाँ पे नहीं होता है। तो मेरा यहाँ पे केंद्रित होना चाहिए विद्यार्थियों के अवलोकनात्मक एवं सृजनात्मक कौशलों के विकास करने पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सटीक एवं श्रेष्ठ जवाब है। विद्यार्थियों के अवलोकनात्मक एवं सृजनात्मक कौशल के विकास करने पर इसी पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। निम्न में से कौन से सीखने के सिद्धांत यह व्याख्या करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं? अब बताइए मेरे साथी, इन चारों में से कौन सा सीखने का सिद्धांत है जो इस बात का व्याख्या करता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं? देखिए फर्स्ट में दिया है बच्चे सीखना नहीं चाहते। क्या है? बच्चे सीखना नहीं चाहते और इसलिए शिक्षकों को उन्हें प्रेरित करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा अगर सीखना चाहेगा ही नहीं तो कितना हो प्रेरित कर दीजिएगा वो नहीं सीख पाएगा। जब तक पहले सबसे पहले क्या करना होगा? बच्चों के अंदर सीखने के प्रति रुचि को जगाना होगा कि बच्चों आपको क्यों सीखना चाहिए, क्यों इस चीज के बारे में जानकारी लेना चाहिए, तब जाके बच्चा जागरूक होंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा।
दो में बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बच्चे स्कूल में सीखते हैं और इसलिए ये बच्चे को स्कूल में जरूरी है, कोई जरूरी नहीं कि बच्चे सिर्फ स्कूल में सीखेंगे। ये अपने आस पड़ोस परिवार में भी सबसे पहले सीखते हैं। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उनमें बच्चे अपना अर्थ स्वयं बनाकर सीखते हैं और विभिन्न प्रकार से सीखते हैं, ये बात सही है। तो वहां दो को कौन सा कथन सही मिला, 2 और 4। 2 और 4 कहाँ है, तो 2 और 4 है हमारा। 2 और 4 क्या है, ऑप्शन नंबर सी में। तो केवल 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को कोई दिक्कत जरा सा थोड़ा सा कहीं भी, कोई भी लेकिन किंतु परंतु, तो आप लोग बेहतर कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ही लिखने का काम करिए। और आप लोग को अगर क्लास पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। मेरे साथ ही लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, इसमें बोला है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन जैसा विषय क्यों प्रस्तुत किया जाता है। बताइए मेरे साथ, पर्यावरण अध्ययन जैसा विषय प्रस्तुत करने का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, हमको बताना है। तो फर्स्ट में बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना जरूरी है। देखिए बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करने की कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको बच्चों के सीखने पर जोर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड में पर्यावरण बच्चों की वृद्धि एवं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, ये बात सही है। पर्यावरण जो है ये बच्चों की वृद्धि एवं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या रखता है। थर्ड में पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है जो विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है, एकदम सही बात है। फोर्थ में पर्यावरण अध्ययन बच्चों में उस पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करता है जिसमें वे रहते हैं, बात सही है मेरे साथी। तो ये क्या है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इसका सही जवाब है। तो कहां पे है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका अर्थ है, बताइए इसका क्या अर्थ होगा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका क्या अर्थ होगा। तो देखिए ए में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण। बी में क्रियाकलापों तथा सामूहिक कार्यों के माध्यम से शिक्षण। सी में विज्ञान के प्रत्ययों का भाषा के साथ एकीकरण। डी में सामाजिक प्रत्ययों को गणित के साथ संयोजन करना। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे साथी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है, बताइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु। पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है, हमको ये बताना है। वो कौन सा 3 पर्यावरण अध्ययन है जो जिसे सीखना हमको बहुत जरूरी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सॉरी, फर्स्ट में दिया है पर्यावरण के रूप में सीखना, बी में पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, फोर्थ में पर्यावरण के लिए सीखना। तो देखिए पर्यावरण के लिए सीखना सही बात है, पर्यावरण के माध्यम से सीखना ये भी सही बात है, पर्यावरण के बारे में सीखना ये भी सही बात है, लेकिन पर्यावरण के रूप में सीखना ये गलत है। पर्यावरण के रूप में सीखना ये हमारा अध्ययन में शामिल नहीं है। तो क्या हो जाएगा शामिल, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना, 2, 3 और 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, शरद विद्यार्थियों को वस्तुओं जो हम बनाते हैं, शरद विद्यार्थियों को वस्तुएं जो हम बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने के लिए उनके घर पर उपलब्ध वस्तुओं के खाली पैकेट लाने को कहता है। कुछ बच्चे सिगरेट और गुटखों के पैकेट लाते हैं, शरद को क्या करना चाहिए, बताइए मेरे साथ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिगरेट और गुटखे के पैकेट लाते हैं, अब शरद को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। तो देखिए फर्स्ट में चर्चा करनी चाहिए कि सिगरेट और गुटखा कैसे बनता है। सेकंड में विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि सिगरेट पीना और गुटखा खाना बुरी आदत है। थर्ड में सिगरेट और गुटखा सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बारे में बताना चाहिए। फोर्थ में विद्यार्थियों को यह कहना चाहिए कि स्कूल में ऐसी वस्तुएं नहीं लाना चाहिए। देखिए मेरे साथी, ऐसा बातों को कहना ही नहीं है कि स्कूल में ऐसी वस्तु नहीं लाना चाहिए। जब तक बच्चा स्कूल में ऐसी वस्तु नहीं लाएगा तो फिर आप उसके बारे में उसको बताएंगे कैसे, फिर बच्चा जानेगा कैसे कि क्या गलत है क्या सही है और इसके खाने से क्या क्या हमारी बीमारी हो सकती है। तो ऐसा बात नहीं करना है, तो क्या होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिगरेट और गुटखा सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बारे में बताना, ये बात सही है। ये बता देंगे तो समझो बच्चा जागरूक हो जाएगा, फिर
गुटखा जैसे, सिगरेट जैसे बैनर से, पोस्टर से भी दूर रहेगा और लोगों को जागरूक भी करेगा। घर में कोई अगर ऐसा करता है तो उसको मना भी करेगा कि आप ये नहीं, ये आप मत काम करिए, ये आप मत खाइए, क्योंकि इससे बहुत खतरनाक बीमारी होती है। विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि सिगरेट पीना और गुटखा खाना बुरी आदत है। मेरे साथ ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इससे बेस्ट ऑप्शन आप जब बच्चों के उसके स्वास्थ्य नुकसान के बारे में बता देंगे तो ये बताना कोई जरूरी नहीं है। फिर चर्चा करनी चाहिए कि सिगरेट और गुटखा कैसे बनता है। मेरे साथी ये भी बात क्या है, सही है। चर्चा करना चाहिए कि सिगरेट और गुटखा कैसे बनाया जाता है, ताकि बच्चा समझे कि आखिर नुकसानदेह क्यों है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड कहाँ पे है? केवल बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए, कोई भी साथी को समझने में थोड़ा सा, जरा सा कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। मल्टीमीडिया के प्रयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन में किसी प्रत्यय को पढ़ाना शिक्षण में सहायक होता है, क्योंकि बताइए शिक्षण में क्यों सहायक होता है, ये हमको बताना है। तो फर्स्ट में दिया है प्रत्यय को पढ़ाना अधिक सुविधाजनक होता है। सेकंड में यह विद्यार्थियों की इंद्रियों को सक्रिय रखता है। थर्ड में यह समय का प्रभाव पूर्ण ढंग से उपयोग करता है। फोर्थ में है इसमें शिक्षक द्वारा बहुत सी तैयारी की आवश्यकता होती है। बताइए मेरे साथी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही जवाब क्या आ जाएगा? हमको बताना है मल्टीमीडिया के संदर्भ में, मतलब मल्टीमीडिया के प्रयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन में किसी प्रत्यय को पढ़ाना शिक्षण में सहायक होता है, क्योंकि क्यों सहायक होता है इसके बारे में हमको बताना है। तो सभी साथी इन चारों में से छाटी की कौन होगा? मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा, यह विद्यार्थियों की इंद्रियों को सक्रिय रखता है। ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। देखिए टू कहाँ पे है? बी में, केवल बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या बोला? इसमें शिक्षक द्वारा बहुत तैयारी की आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ नहीं है। यह समय का प्रभावी ढंग से प्रयोग करता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरे साथ आप अगर ढंग से पढ़ाएंगे तो क्लासरूम में भी समय का प्रभाव पूर्ण ढंग से आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्यय की पढ़ाना क्या है? प्रत्यय को पढ़ाना अधिक सुविधाजनक होता है। देखिए इसके माध्यम से भी होता है, और लोग ऐसे भी, क्या ये पहले से मल्टीमीडिया नहीं था तो क्या पहले से प्रत्यय को पढ़ाना आसान नहीं था, सुविधाजनक नहीं था? था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बिना मल्टीमीडिया के भी पढ़ाएंगे तो सही से सभी चीजों को सुविधाजनक बना करके पढ़ाएंगे, समझे, ताकि बच्चा सीख पाए, समझ पाए। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो सही क्या जाएगा? यह विद्यार्थी की इंद्रियों को सक्रिय रखता है। ये मतलब चीजों को स्पष्ट पिक्चर क्लियर कर देता है, या कि बच्चे को जो मन में जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाए, बच्चा चीजों को सही से समझ पाए। इसलिए हम लोग मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं। आप किसी चीज को पढ़ाएंगे, किसी चीज का उदाहरण लेंगे तो बच्चा कल्पना करेगा, और आप भी कल्पना में उसको उदाहरण लेने के लिए बोलेंगे। और मल्टीमीडिया में क्या होगा? बच्चे के सामने चीजें स्पष्ट दिखेगी, जो भी उसके मन में डाउट होगा उसका पिक्चर उसके मन में क्रिएट हो जाएगा और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग मीडिया का प्रयोग करते हैं, ताकि विद्यार्थियों की सभी इंद्रिय सक्रिय हो जाए। ठीक है, हम सक्रिय। आइए मेरे साथियों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है? इसमें बोला गया है पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को प्रकरण या शीर्षक के स्थान पर थीम में क्यों संगठित किया गया है, मतलब क्यों शामिल किया गया है। हमको इस बात की पुष्टि देना है, इस बात को बताना है कि क्यों शामिल किया गया, इसका उद्देश्य क्या है शामिल करने का। तो देखिए फर्स्ट में विद्यार्थियों पर पाठचर्या का भार कम करने के लिए। सेकेंड कथन में एक संयुक्त और परस्पर अंतर संबंधित समझ विकसित करने के लिए। थर्ड में अध्यापकों पर पाठचर्या का भार कम करने के लिए। और फोर्थ में विद्यार्थियों में पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। बताइए क्या सही होगा? कौन सा कथन मेरे साथ ही सही हो जाएगा? सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए विद्यार्थियों में पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, ये बात सही है मेरे साथ, इसलिए इसको शामिल किया गया है। अध्यापकों पर पाठचर्या का भार कम करने के लिए, इस काम के लिए नहीं है, ये कथन गलत है। एक संयुक्त और परस्पर अंतर संबंधित समझ विकसित करने के लिए, सही बात है मेरे साथी, इसी कार्य के लिए इसको शामिल किया गया है, तो ये कथन सही है। विद्यार्थियों पर पाठचर्या का भार कम करने के लिए, इसके लिए भी शामिल नहीं किया गया है। तो हमारा गलत हो गया फर्स्ट और थर्ड। सही क्या हो जाएगा? सेकेंड और फोर्थ। सेकेंड और फोर्थ कहाँ है? केवल केवल सी में है ना, सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केवल टू और फोर्थ। बताइए कोई भी साथी को समझने में जरा सा थोड़ा सा कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है? इसमें बोला है शिक्षक विद्यार्थियों से उन कार्यों की सूची बनाने को कहते हैं जिन्हें करने से उन्हें मना किया जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों से यहाँ क्या कर रहे हैं? शिक्षक विद्यार्थियों से यहाँ कह रहे हैं कि आप उन कार्यों की सूची बनाइए जिन कार्यों को आपको करने से मना किया जाता है। नादिया लिखती है वो खेत में हल नहीं चला सकती। नादिया क्या लिखती है? वो खेत में हल नहीं चला सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो बारिश नहीं होगी। नादिया का क्या तर्क है कि अगर वो खेत में हल चलाएगी तो बारिश नहीं होगी।
शिक्षक नादिया से पूछते हैं कि क्या उसने यह जांचने के लिए खेत में हल चलाकर देखा है। शिक्षक नादिया से पूछ रहे हैं कि जो आप तर्क दे रहे हैं, क्या कभी आपने खेत में हल चलाकर देखा है कि हल चलाने के बाद बारिश हुई या नहीं हुई, या बारिश होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे अब क्या है, शिक्षक द्वारा इस चर्चा के माध्यम से किन विज्ञान प्रक्रिया कौशलों को संबोधित किया जा रहा है। तो अब हमको बताना है कि शिक्षक द्वारा जो इस चर्चा के माध्यम से किन विज्ञान प्रक्रिया कौशल को सम्मिलित करने का काम किया जा रहा है। तो देखिए, फर्स्ट में मेरे साथी प्रयोग करना, सेकेंड में तार्किक चिंतन, थर्ड में आकलन करना और फोर्थ में अनुमान लगाना। बताइए इसका सही प्रक्रिया कौशल क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ विज्ञान प्रक्रिया कौशल जो शामिल है वो हो जाएगा प्रयोग करना। यहाँ पे क्या है, प्रयोग करने की बात किया जा रहा है कि आप जो सोच रहे हैं कि हल चलाने के बाद बारिश नहीं होगी, तो पहले आप हल चला कर देखिए। उसके बाद है तार्किक चिंतन, बारिश क्यों नहीं होगी, बारिश कब होती है, बारिश कैसे होती है, इस पर लॉजिक चिंतन करने की आवश्यकता है। मतलब हमारा जो है तार्किक चिंतन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे विज्ञान के प्रक्रिया कौशल प्रयोग करना और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने का यहाँ काम किया जा रहा है। तो आकलन करना नहीं होगा, अनुमान लगाना नहीं होगा। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड का है मेरे साथी, केवल 1 और 2 है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलेंगे। इसमें क्या है, सीसीई पद्धति के अनुसार मूल्यांकन। अब बताइए सीसीई पद्धति के अनुसार मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में छात्रों में कला एवं शिल्प की योग्यता को प्रोत्साहित करता है। बी में है व्यक्तिगत या व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति शिक्षार्थियों में संवेदनशीलता को बढ़ावा देने का एक उपकरण या माध्यम है। सी में शिक्षकों द्वारा विकसित मानकीकृत टेस्ट या परीक्षाओं से संबंधित है। डी में विद्यार्थियों के अधिगम के सभी पक्षों में वांछित परिवर्तनों की मात्रा का पता लगाने की प्रक्रिया है। बताइए मेरे साथी, सीसीई जो पद्धति है इसके अनुसार मूल्यांकन कैसे संभव है, कैसे होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, विद्यार्थियों के अधिगम के सभी पक्षों में वांछित परिवर्तनों की मात्रा का पता लगाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ क्या बोला, शिक्षकों द्वारा विकसित मानकीकृत टेक्स्ट परीक्षा से संबंधित। मानकीकृत जहां पे दिखे ना सीधे काटना है, सब क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। क्या है मेरे साथी, निगेटिव टैग वर्ड है। फिर क्या बोला, व्यक्तिगत या व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति शिक्षार्थियों में संवेदनशीलता को बढ़ावा देने का एक उपकरण या माध्यम है। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका भी ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ए में क्या, छात्रों में कला एवं शिल्प की योग्यता को प्रोत्साहित करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कला और शिल्प को प्रोत्साहित करने वाला ऐसा कोई उपकरण नहीं है। तो अब बताइए सीसी का क्या सही जवाब हो जाएगा। इसके अनुसार मूल्यांकन हो जाएगा विद्यार्थियों के अधिगम के सभी पक्षों में वांछित परिवर्तन की मात्रा का पता लगाने की प्रक्रिया। ठीक है, अब सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे साथी। तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम लोग, हिंदी वाले उसको कहते हैं सतत, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। क्या कहेंगे मेरे साथी, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं। बताइए, अब निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करने का काम करता है मेरे साथी। तो देखिए, फर्स्ट में है बहुआयामी एवं एकीकृत विषय। सेकंड में है उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आने वाले विषयों की पूर्व तैयारी। थर्ड में है बच्चों के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया। फोर्थ में है पर्यावरण के बारे में तथ्यों का संकलन। बताइए, हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करने का काम करता है। कौन कथन परिभाषा दे रहा है पर्यावरण अध्ययन के बारे में। बताइए मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे हमदम, क्या होगा इसका सही जवाब। तो देखिए, ये पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करने का काम करता है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो बहुआयामी एवं एकीकृत विषय है। बात सही है, ये क्या है, बहुआयामी एवं एकीकृत विषय है। बात सही है। सेकंड में उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आने वाले विषयों की पूर्व तैयारी नहीं, तो क्या हो जाएगा मेरे साथ ही, गलत हो जाएगा। थर्ड में बच्चों के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया है। एकदम सही बात बोला, ये अंतःक्रिया है। पर्यावरण के बारे में तथ्यों का संकलन, ऐसा कुछ नहीं कि तथ्यों का संकलन कर रहा है।
तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसको परिभाषित करने का काम कर रहा है फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड कहाँ पे है? फर्स्ट और थर्ड है केवल डी में। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? केवल फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। इसमें देखिए क्या बोला है। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात का वर्णन करता है कि कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण शिक्षा के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन विषय की अनुशंसा क्यों की गई है? बताइए मेरे साथी। हमको बताना है कक्षा 3 से कक्षा 5 के लिए पर्यावरण शिक्षा के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन विषय की अनुशंसा क्यों की गई है? बताइए। तो देखिए ए में बोला है बच्चे पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें इसके बारे में शिक्षित नहीं किया जा सकता। ऐसा बात नहीं कि बच्चे पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं और उन्हें इसके बारे में शिक्षित नहीं किया जा सकता। मेरे साथी, बच्चों को हर विषय के बारे में शिक्षित करना जरूरी है, बताना जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि कोई विषय इतना आसान नहीं कि बच्चा स्वयं सीख जाए। आपको उसके स्वयं सीखने के लिए वैसा एनवायरमेंट क्रिएट करना होगा, वैसा आपको माहौल क्रिएट करना होगा। तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। दिव्य पर्यावरण शिक्षा विद्यार्थियों को पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समस्याओं से अवगत कराने संबंधित है। बात सही बोल रहा है। सी में क्या? ऐसा विद्यार्थियों को उनके आसपास के पर्यावरण की समग्र से अवगत कराने हेतु किया गया है। तो ये बात भी मेरे साथी क्या है? सही बोला है। डी में पर्यावरण शिक्षा कक्षा 11वीं में प्रारंभ होती है, निम्न स्तर कक्षाओं में नहीं। देखिए पर्यावरण शिक्षा जो है ना वो प्राथमिक स्तर से ही स्टार्ट हो जाती है। यहाँ बोल रहा है 11वीं में प्रारंभ होती है, तो इसको पहले ही काट देना है। अब बोला है निम्न स्तर कक्षाओं में नहीं, तो ये निम्न स्तर कक्षाओं से ही पर्यावरण शुरू हो जाती है, तो ये आपका बात गलत है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऐसा विद्यार्थियों को उनके आसपास के पर्यावरण की समझ से अवगत कराने हेतु किया गया है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे साथ ही अगर विद्यार्थियों को उनके आसपास के पर्यावरण की समझ से आप उसे अवगत करा देंगे तो उसी में तो पारिस्थितिकी पर्यावरणीय समस्या सब आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इसके सामने ये ऑप्शन हमारा फीका पड़ गया, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, आइए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो सभी साथी से उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग सही सही जवाब देने का कष्ट करिएगा। ठीक है मेरे साथी। चलिए इसमें बोला है एक खेत में क्षेत्र भ्रमण के दौरान विद्यार्थी ने विभिन्न पौधे देखे। अब मेरे साथी, अब कोई भी विद्यार्थी अगर क्षेत्र भ्रमण में जाएंगे तो विभिन्न पौधे देखेंगे और तरह तरह की चीजें देखेंगे और अपने डाउट को क्लियर करने का काम करेंगे। जो भी उसके मन में डाउट आएगा वो शिक्षक के सामने प्रश्न रखेंगे और अपने सारे डाउट को क्लियर करने का काम करेंगे। तो जॉय ने देखा कि मूंगफली के पौधे में फूल जमीन के बाहर है लेकिन फल जमीन के अंदर उगता है। जॉय ने क्या देखा कि मूंगफली के पौधे जो है फूल जमीन के बाहर है, मूंगफली के पौधे के जो फूल है वो जमीन के बाहर है लेकिन फल जमीन के अंदर उगता है। इस आधार पर उसने मूंगफली के फल को जड़ के रूप में वर्गीकृत किया। क्या किया? मूंगफली के जो फल है उसको जड़ के रूप में वर्गीकृत करने का काम किया। उसने अपने वर्गीकरण के लिए किन प्रक्रिया कौशल का प्रयोग किया है? बताइए, हमको बताना है उसने अपने वर्गीकरण के लिए किन प्रक्रिया कौशल का प्रयोग किया है, उस प्रक्रिया कौशल का नाम यहाँ बताइए। तो देखिए ए में दिया है अवलोकन तुलना सामान्यीकरण, बी में है अवलोकन परिकल्पना निर्माण वर्गीकरण, सी में है अवलोकन प्रयोग समस्या समाधान, डी में है अवलोकन सूचना का संकलन। क्या है मेरे साथी? सूचना का संकलन और पहचान। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए यहाँ जो प्रक्रिया कौशल का प्रयोग किया जा रहा है मेरे साथी वो है अवलोकन तुलना और सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पहले उसने अवलोकन किया, फिर तुलना किया, फिर सामान्यीकरण किया, फिर उसके निष्कर्ष तक पहुंचा। ठीक है, तो बताइए सभी साथियों को आज का क्लास कैसा लगा? मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे सभी साथी को आज का क्लास काफी पसंद आया होगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों और कमेंट में सभी साथी बताइए कि उन्हें 30 क्वेश्चन में सही सही स्कोर कितना आ रहा है, ताकि हमें पता चले कि हमारे सभी साथियों का तैयारी किस लेवल तक हो गया है। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।